चलो देखिएगा ध्यान से, हम बात कर रहे हैं सैलरी के बारे में, जिसमें हमने सबसे पहले बेसिक सैलरी के बारे में पढ़ा था। उसके बाद हमने पढ़ा था पेंशन के बारे में। उसके बाद हम आए थे ग्रेजुएटी के बारे में, और उसके बाद हमने लास्ट में लीव एंड कैशमेंट के बारे में पढ़ा था। आज हम देखने वाले सारे के सारे अलग अलग अलाउंसेस, ऐसे कुछ अलाउंसेस जिसमें कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे होंगे जो फुल्ली एग्जेम्प्टेड रहेंगे, कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे होंगे जो हमें टैक्सेबल है, और कुछ कुछ अलाउंसेस ऐसे हैं जिसमें उनको थोड़ी बहुत सहूलतें, थोड़ा बहुत डिडक्शन एक्ट के द्वारा दिया गया है। चलिए फटाफट से साइड बाय साइड लिखते जाइएगा ताकि समझ में आना शुरू हो जाए। सबसे पहले सैलरी, और उसके अंदर हमें देखना है अलाउंसेस। चलिए सबसे पहला फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस, फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस बोथ रिजीम्स। याद करिए बोथ रिजीम्स कौन कौन से थे, कौन कौन से दो रिजीम्स थे? ओल्ड रिजीम और न्यू रिजीम। ओल्ड में कितना परसेंट का, कितना उसका स्टैंडर्ड डिडक्शन था? तो ओल्ड में था 50,000 का, और न्यू में था 75,000। तो देखिए फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस इन बोथ रीजन, दोनों रीजन में कौन कौन से फुल्ली टैक्सेबल अलाउंसेस है? तो एक तो हो गया आपका डियरनेस अलाउंस, फिर उसके ऊपर हो गया ओवर टाइम अलाउंस। चलिए लिखते जाइएगा फटाफट से। ओवर टाइम अलाउंस, फिक्स्ड मेडिकल अलाउंस, फिर उसके बाद उन्होंने हमको बताया सीटी कंपनसेटरी अलाउंस, फिर उन्होंने बताया इंटरिम अलाउंस, फिर उन्होंने हमको बताया सर्वेंट अलाउंस, फिर उन्होंने हमको बताया हुआ प्रोजेक्ट अलाउंस, फिर उन्होंने हमको बताया हुआ टिफिन, लंच, डिनर अलाउंस, फिर उसके अलावा वार्डन, ये वार्डन मतलब कि केयरटेकर अलाउंस, उसके अलावा नॉन प्रैक्टिसिंग अलाउंस, उसके अलावा ट्रांसपोर्ट अलाउंस, टू एम्प्लॉइज अदर देन ब्लाइंड, डेफ, डम, handicapped. Any other cash. ये सारे के सारे अलाउंसेस ऐसे हैं जो बोथ रीजन्स में क्या रहेंगे पता है? फुल्ली टैक्सेबल। चलो फिर उसके बाद फुल्ली एग्जम्प्टेड। फुल्ली एग्जम्प्टेड इन बोथ रीजन, दोनों फुल्ली एग्जम्प्टेड allowances granted to government employees outside India। इंडिया के बाद जितने भी गवर्नमेंट एम्प्लॉइज है उनको जो भी हम अलाउंस देंगे सेक्शन 10 सब सेक्शन 7 वो सारे के सारे क्या रहेंगे पता है? और ये जो अपनी लाइन के ऊपर वाले लिखे वो सारे के सारे टैक्सेबल्स दोनों रीजन में।
और टाइम लाइन के नीचे वाले लिखे वो सारे के सारे हमारे पास एग्जम्प्टेड है इन बोथ तरीके। ओके फटाफट से लिख दीजिए। हो गया डन। नेक्स्ट क्वेश्चन। अब सारे के सारे हमारे कैसे आएंगे बताएं? पार्टली टैक्सेबल और पार्टली एग्जम्प्टेड। थोड़ा बहुत हमको एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी उन सभी के ऊपर आपको अच्छे से टैक्स भरना पड़ेगा। जिसमें सबसे पहला और मोस्ट आईएनटी आपका कौन सा वाला आने वाला है? तो सबसे पहला और आपका मोस्ट आईएनटी फर्स्ट हाउस रेंट अलाउंसेस HRA। कौन सा बताया गया है? HRA। हाउस रेंट अलाउंसेस HRA सेक्शन 10 13A। चलो देखिएगा ध्यान से। टैक्सेबल HRA, HRA रिसीव एग्जम्प्टेड HRA। चलो एग्जम्प्टेड HRA लिस्ट ऑफ द फॉलोइंग। चलो एग्जम्पशन कितना मिलेगा? whichever is less। कौन कौन सा whichever is less? सबसे पहला HRA रिसीव, जितना आपको रिसीव हुआ है। दूसरा रेंट पेड, जो कि कितना होना चाहिए? 10% ऑफ सैलरी। एंड तीसरा 40 या तो 50% ऑफ सैलरी। इन तीनों में से whichever is less होगा उतना आपको एग्जम्पशन मिलेगा, बाकी सब में आपको क्या भरना पड़ेगा बताएं? टैक्स भरना पड़ेगा। अच्छा ये सैलरी मतलब कि कौन सी सैलरी, कितनी सैलरी काउंट करेंगे? तो कि भाई सैलरी मतलब कि उसमें आपको लेनी है बेसिक सैलरी, बेसिक सैलरी प्लस DA, वो भी कौन सा वाला? जो कि रिटायरमेंट वाला हो, प्लस कमीशन, वो भी कौन सा वाला? परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। परसेंटेज ऑफ टर्नओवर। ठीक है, पक्का? अच्छा एक चीज याद रखनी, क्या? नॉट अवेलेबल इन डिफॉल्ट टैक्स रिजीम सेक्शन, डिफॉल्ट टैक्स
रिजीम में ये एप्लीकेबल नहीं। ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब क्या? सेक्शन 115 BAC। और दूसरा, इफ एम्प्लॉय लिव्स इन ओन हाउस। अब सुनिएगा ध्यान से, ये डिफॉल्ट टैक्सेशन जो हमको बताया गया है वो डिफॉल्ट टैक्सेशन दो चीजों में एप्लीकेबल नहीं है। सबसे पहला, अगर उन्होंने डिफॉल्ट टैक्स रिजीम लिया हुआ है, ये डिफॉल्ट टैक्स रिजीम मतलब क्या? तो सुनिएगा ध्यान से, आपको ओल्ड वाला लेना है या आपको न्यू वाला लेना है वो आपको खुद डिसाइड करना है। लेकिन अगर आपको ऐसा कुछ भी डिसाइड नहीं करते हो तो वो लोग अपने हिसाब से कर लेंगे। उसको बोला जाता है सेक्शन 115 BAC। इसके बारे में बहुत सारा डिटेल हम जल्दी पढ़ने वाले हैं। अच्छा, दूसरा, अगर वो एम्प्लॉय अपने खुद के घर में रह रहा है ना तो भी उसको ये एप्लीकेबल नहीं है। जब वो अपने खुद के घर पे रह रहा है और फिर भी वो हाउस रेंट अलाउंस ले रहा है, मतलब कि मान लो एग्जाम्पल बोल रहा है कि भाई मैं मेरे पापा के घर पे रह रहा हूँ या मेरे वाइफ के साथ रह रहा हूँ, आप मेरे को हाउस रेंट अलाउंस पे करो, तो पूरा का पूरा हाउस रेंट अलाउंस कैसा रहेगा पता है? टैक्सेबल। उनको इसमें से कुछ भी डिडक्शन नहीं मिलेगा नहीं। डिडक्शन में कौन सा? एक्चुअल HRA रिसीव्ड, या तो फिर रेंट पे 10% ऑफ सैलरी, या फिर 40 और 50% ऑफ द सैलरी। ये 40 और 50% क्यों? तो याद करो, हमने बताया था कि अगर आप मेट्रो सिटीज में रह रहे हो तो 50% ऑफ सैलरी, और अगर आप नॉन मेट्रो सिटीज में रह रहे हो, याद है आपको ऐसा कुछ क्या पढ़े थे हम? ऐसा कुछ पक्का बिल्कुल याद रहेगा आपको। चलिए कुछ एग्जांपल्स दिया हुआ है, कर लेते हैं। पहले ये आप लिख लो। पक्का। चलिए अब आगे देखिएगा। अब कुछ ऐसे अलाउंसेस आ रहे हैं जिनकी ना स्पेसिफिक लिमिट तय कर दी गई है कि भाई इसके ऊपर जाएगा तो आपको उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा पता है? टैक्स भरना पड़ेगा। पूरा लिस्ट है, वन बाय वन देखते हैं। सबसे पहले मैंने बताया ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर हैंडीकैप। अगर हैंडीकैप है और उनको हम ट्रांसपोर्ट अलाउंस दे रहे हैं तो वो हमारा कितना गिना जाएगा? तो देखिए 10 से 3200 पर मंथ एग्जाम। अगर उससे ऊपर दिया गया है तो आपको उसके ऊपर क्या भरना पड़ेगा पता है? टैक्स भरना पड़ेगा। समझ रहे हो? ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर नॉर्मल एम्प्लॉयज नॉर्मल। तो देखिएगा ध्यान से, फर्स्ट 10,000 और 70% ऑफ allowance received whichever is less। इन तीनों में से जो भी कम हो वो मैं ले लूंगा। बोलो पता चलेगा? हाँ पक्का। फिर थर्ड, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस। याद करो, आपको आता है 100 रुपीज फॉर मंथ पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2। 2 बच्चों तक ये अलाउड है। याद है आपको? बिल्कुल सर। बिल्कुल सर। फिर 4, हॉस्टल एक्सपेंडिचर। हॉस्टल एक्सपेंडिचर 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2। मतलब कि मैक्सिमम 2 बच्चों तक की लिमिट रहेगी, उसके ऊपर आपको कुछ भी नहीं। फिर अंडरग्राउंड अलाउंस। $800 पर मंथ। क्या होता है समझा था? अंडरग्राउंड अलाउंस। फिर काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंस। 3,900 पर मंथ।
फिर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंस, सुन लेगा ध्यान से क्या बता रहे ये लोग। सबसे पहले ट्रांसपोर्ट अलाउंस हैंडीकैप के लिए 3200 पर मंथ का, ट्रांसपोर्ट अलाउंस फॉर एम्प्लॉइज 10,000 और 70% ऑफ द अलाउंस रिसीव व्हिच एवर इज लेस। चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस 100 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 बच्चे। हॉस्टल एक्सपेंसेस 300 पर मंथ पर चाइल्ड अप टू 2 बच्चे। अंडरग्राउंड अलाउंस 800 पर मंथ। मतलब क्या, कई बार कुछ ड्यूटीज इस तरीके की होती है जिसमें वो लोग आपको काम खत्म होने के बाद बोलते हैं कि अभी चुप रहो, अच्छा तब तक आप बाहर नहीं से निकल सकते हो। ये जो स्पेशल एजेंट्स है, गवर्नमेंट एम्प्लॉइज जो होते हैं, उनके लिए ये सब होता है। तो उनको छुपे रहने के लिए हम उनको एक्स्ट्रा पैसे देते हैं। हाँ, लेकिन वो एक्स्ट्रा पैसों में से 800 रुपए प्रति महीना आपको एग्जम्पशन मिलेगा। उसके ऊपर जो भी आपको सैलरी मिल रही है, पैसा मिल रहा है, वो सारा टैक्स है। फिर काउंटर इंसर्जेंसी अलाउंसेस 3,900 पर मंथ। फिर कंपनसेटरी फील्ड एरिया अलाउंसेस, कभी कभी आपको ना कुछ ऐसे एरिया में रखा जाता है जो थोड़ा सा रिस्की हो सकता है, तो उसके लिए आपको अलग से पैसे दिए जाते हैं। उसमें 2600 प्रति महीना आपका क्या रहेगा पता है, एग्जम्पशन। उसके ऊपर अगर कुछ भी मिल रहा है तो टैक्सेबल। स्पेशल कंपनसेटरी हिली एरिया अलाउंस, कभी आपको ना हिल एरिया में या कुछ ऐसी जगह पे जहाँ पे थोड़ा सा आना जाना ट्रांसपोर्टेशन थोड़ा सा दिक्कत वाला है, वहां पर आपको पोस्टिंग दी जाती है। वो 300 से लेके 800 आपको क्या रहेगा पता है, एग्जम्पशन रहेगी। उसके अलावा सियाचिन एरिया अलाउंसेस, जम्मू एंड कश्मीर में अगर आपकी पोस्टिंग दी जाती है तो वहां पर आपको रहने के प्रति साल का 7,000 रुपए तक का क्या मिलेगा पता है, एग्जम्पशन रहेगा। वो लोग एक्स्ट्रा पैसा देते हैं, वो एक्स्ट्रा पैसे में 7,000 रुपए तक का आपका एग्जम्पशन रहेगा। उसके ऊपर आपको जो भी रिसीव हो रहा है वो सारा का सारा कैसा रहता है, टैक्सेबल। बॉर्डर एरिया में 200, रिमोट एरिया में 300, डिफिकल्ट एरिया में 750 एंड डिस्टर्ब एरियाज में 1000, 1050, 1100 या 1300 ऐसा ऑप्शन दिए जाते हैं। उसमें उतना आपको जिसे हम बोल सकते हैं जो भी एक्स्ट्रा मिल रहा है उसमें से इतनी अमाउंट क्या रहेगी पता है आपकी, एग्जम्प्टेड रहने वाली है। अच्छा, ये सारे के सारे कैसे हो गए पता है, जिसकी हमको ना पर्टिकुलर लिमिट्स देके रखी हुई है। अब कुछ कुछ ऐसे है जिसमें हमें देखना है अलाउंस विद एग्जम्पशन लोअर ऑफ ए या तो फिर बी। मतलब कि अब देखिएगा ध्यान से, हमें इसमें क्या करना है, तो हमें इसमें ये देखना है कि जितना आपको अलाउंस रिसीव्ड हुआ है या तो फिर जितना आपने अलाउंस पे किया है, इन दोनों में से विच एवर इज लेस हमको क्या मिलेगा पता है, एग्जम्प्ट। जैसे कि सबसे पहला डेली अलाउंस,
मान लो आपने को रिसीव हुआ है 1000 रुपए, बट आपने अलाउंस पे किए 800, तो आपको एग्जम्पशन कितना मिलेगा पता है? 800, मतलब कि आपको 200 के ऊपर क्या भर देने का पता है? टैक्स भर देने का। फिर दूसरा ट्रैवलिंग या तो फिर ट्रांसफर अलाउंस, whichever is less, या तो जो जितना आपको रिसीव हुआ है वो, या तो फिर जितना आपने पे किया है वो। फिर हेल्पर अलाउंस, इसमें भी क्या रहेगा? रिसीव या तो फिर पे। फिर रिसर्च अलाउंस, देखिएगा ये सब चीजें हम पढ़े हुए हैं, आपको कोई पर्टिकुलर रिसर्च वगैरह करने के लिए पैसे मिल रहे हैं, जितने मिले हैं वो, या तो फिर जितना आपने पे किया है वो, whichever is less। फिफ्थ यूनिफॉर्म अलाउंस, जैसा हमको यूनिफॉर्म दिया गया है, आपको भी यूनिफॉर्म अगर देते हैं तो उसमें यूनिफॉर्म का भी आपको जितना भी पैसा आपने एक्चुअली में पे किया होगा और जितना आपने रिसीव किया होगा, whichever is less। एंड लास्ट कन्वेंस अलाउंस, आने जाने के पैसे, जितना आपने रिसीव किया है या जितना आपने पे किया है उसमें से whichever is less होगा वो आपको एग्जम्प्ट हो जाएगा। बाकी के अमाउंट के ऊपर आपको क्या करना पड़ेगा पता है? टैक्स पे करना पड़ेगा। सो दिस इज ऑल अबाउट द अलाउंसेस, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अलाउंसेस। लिख लीजिए, याद रखना है, तभी आपको याद रखना है। चलिए देखिएगा ध्यान से, एक यहाँ पे हम सब देख लेते हैं ताकि आपको ये सब चीजें और अच्छे से समझ में आ जाए। एग्जाम्पल बताया गया है, बेसिक पे 20,000 पर मंथ, मतलब कि उसकी बेसिक सैलरी कितनी है? 20,000 प्रति महीना। डीए अलाउंस व्हिच इज पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट, देखो उन्होंने बताया था क्योंकि डीए तो मिलेगा, लेकिन कौन सा डीए रिटायरमेंट व्हिच इज पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट। 3,000 पर मंथ। एचआर दिया हुआ है हाउस रेंट अलाउंस, कितना वो लोग कंपनी हमको दे रही है? 7,500 पर मंथ। अच्छा, एक्चुअल रेंट पे कंपनी हमको 7,500 पर मंथ दे रही है, लेकिन हम आगे कितना पे कर रहे हैं पता है? 8,000 रुपए पे कर रहे हैं। और सिटी कौन सा है? वडोदरा। चलो अब हमें ढूंढना है कि भी कितना हमारा टैक्सेबल एचआर रहेगा या नहीं। चलो देखते हैं ध्यान से, बिल्कुल ही ध्यान से देखिएगा, कोई जल्दबाजी मत करिएगा। चलो सबसे पहले हमें देखने का कि भाई हमको एचआर मिलता कितना है। तो देखो एचआर रिसीव कितना हमको एचआर मिलता है? 7,500, वो भी प्रति महीना। ऐसे कितने महीने? 12, तो कितना आ जाएगा? 90,000 टोटल हमको एचआरए का मिला है, माइनस लेस एग्जम्पशन। कौन से सेक्शन में? एग्जम्पशन अंडर सेक्शन 10, 13A। चल कितना? तो भाई जो भी आए उसका whichever is लेस। चलो सबसे पहला क्या है? एचआर रिसीव कितना मिला है? 90,000। दूसरा क्या है? रेंट पेड। चलो हमारा रेंट पेड माइनस 10% ऑफ सैलरी। चलिए देखते हैं हमारा रेंट पेड कितना है। तो हम 8,000 रुपए पे कर रहे हैं, वो भी 12 महीनों पे, मतलब कि 96,000 माइनस 10% ऑफ सैलरी। तो हमें देखनी पड़ेगी कि हमारी सैलरी कितनी आ रही है। तो देखो सैलरी इज इक्वल्स टू बेसिक पे प्लस डीए अगर वो रिटायरमेंट वाला हो तो, और प्लस कमीशन, बट कमीशन तो हमको देके रखा होगा नहीं। तो बेसिक पे हमारा कितना है? 20,000 प्लस डीए हमारा कितना है? 3,000, तो कितना हो जाएगा? 23,000। अच्छा ये 23,000 इंटू हमें कितना करने का पता है? 12, क्योंकि हम ऐसे कितने महीने के बारे में बात कर रहे हैं? 276 600 000 अब उसका 10%। 2,76,000 10% ऑफ 2,76,000 मतलब कितना? 27,600। चलो 96,000 68,400 सॉरी 68,400। तो या तो एक 90,000 लेगा, या तो फिर 68,400 लेगा, या तो फिर 40% और 50% ऑफ सैलरी। 40% हमारा मतलब कि नॉन मेट्रो है, तो मतलब कि 40% ऑफ सैलरी हमने कितनी ऑलरेडी ढूंढ निकाली? 2,76,000। 40% ऑफ 2,76,000 1,10,400 11,04। चलो whichever is लेस
68,400 हमारा क्या हो जाएगा एग्जाम्पशन, मतलब कि 68,400 तो 21,600 हमारा टैक्सेबल HRA कितना बन जाएगा? 21,600 आर यू श्योर? ईश्वर इजी इजी है। चलिए देखिए परक्विजिट्स में हुआ नंबर 2 क्या बता रहे हैं? वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन प्रोवाइडेड टू एम्प्लॉय एट अ कंसेशन रेट। सुनिए कभी कभी क्या होता है, तो कभी कभी ऐसा होता है कि भाई एम्प्लॉय अगर बाहर गांव से आए अपने वहां पे काम करने के लिए, तो कभी कभी एम्प्लॉयर क्या बोलता है कि अपने पास ऐसी हॉस्टल पड़ी हुई है या अपने पास ऐसे घर पड़े हुए हैं जहां पे आप रह सकते हो, जिनका कोई रेंट आपको हमको देने की जरूरत नहीं है, या तो फिर हम थोड़ा सा उसमें से क्या कर लेंगे ना, थोड़ा बहुत पैसा उसमें से आपके पास से काट लेंगे। अगर सुनिएगा उसमें ध्यान से, सबसे पहले प्रोवाइडेड बाय सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट टू देयर पोस्टेड एम्प्लॉइज फॉर दैट पर्टिकुलर स्टेट ऑफ फॉर दैट पर्टिकुलर सिटी का करंट अफेयर्स के लिए। मतलब कि अगर वो सेंट्रल गवर्नमेंट या स्टेट गवर्नमेंट के द्वारा अगर आपको रहने के लिए दिया जा रहा है, तो उसमें अनफर्निश्ड अकोमोडेशन एंड फर्निश्ड अकोमोडेशन, पता चलता है आपको अनफर्निश्ड फर्निश्ड। ओके, अगर अनफर्निश्ड है तो लाइसेंस फीस जितना मिलती है उसमें से जितना आप एक्चुअली रेंट पे करने वाले थे एम्प्लॉय, उसमें से क्या कर देगा माइनस, जो बाकी का लगता है वो टैक्सेबल, बाकी सारा एग्जम्प्ट। फर्निश्ड अकोमोडेशन लाइसेंस फीस प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर। अगर वो फर्नीचर एम्प्लॉयर के द्वारा ओन किया गया है तो आपको उस फर्नीचर का सिर्फ 10% और हायर चार्जेस पेड बाय फर्नीचर। अगर वो फर्नीचर आपका एम्प्लॉयर का नहीं है, लेकिन आपको का कोई और के पास से आपने उधार पे या फिर कोई और के पास से आपने लोन पे लिया हुआ है, हायर परचेज सिस्टम पड़े हुए हैं, तो वो उतना आपको क्या रहेगा पता है, एग्जम्प्टेड मिलेगा। अच्छा, अगर यही सेम अकोमोडेशन कोई अदर एम्प्लॉयर के द्वारा, ये अदर एम्प्लॉयर मतलब क्या, गवर्नमेंट के द्वारा नहीं, कोई अदर एम्प्लॉयर के द्वारा प्रोवाइड किया जाता है एम्प्लॉइज को, तो उसमें सबसे पहला व्हेन अकोमोडेशन ओन्ड बाय द एम्प्लॉयर, खुद ही के घर है या खुद ही की हॉस्टल है या खुद ही की होटल है या खुद ही का अकोमोडेशन है, और अगर कोई एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉइज को ये देने यूज करने के लिए दे रहे हैं, तो उसमें भी सबसे पहला अनफर्निश्ड और फर्निश्ड। चलिए अनफर्निश्ड में देखना है पॉपुलेशन और परक्विजिट। अगर 15 लाख से कम पॉपुलेशन वाले शहर में अगर आपको रखा गया है तो 5% ऑफ द साइज। चलिए ये पता कैसे चलेगा, आपको एग्जांपल में दिया 15 लाख से लेके 40 लाख 7.5% ऑफ द सैलरी, मोर देन 40 लाख 10% ऑफ द सैलरी। आपको क्या करने का, सेड अकोमोडेशन वाज ऑक्यूपाइड बाय द एम्प्लॉय ड्यूरिंग प्रीवियस ईयर, और उसमें से रेंट एक्चुअली जो पेड बाय एम्प्लॉयर, ये जो आएगा उसमें से जितना रेंट आप पे कर दो वो क्या लगेगा माइनस, बाकी का सारा टैक्स। वैल्यू ऑफ द फर्नीचर अकोमोडेशन प्लस 10% ऑफ द कॉस्ट ऑफ फर्नीचर, जो पे था वही का वही यहाँ पे आपको बताना है आ रहा है समझ। और भी देखिए नेक्स्ट देखिएगा पर्पसेस मेडिकल फैसिलिटीज ट्रीटमेंट इन इंडिया। अगर मान लो कि भाई एम्प्लॉय को कुछ भी होता है और उसमें अगर एम्प्लॉयर आपकी ट्रीटमेंट करा के देता है वो भी इंडिया में, तो अगर वो एम्प्लॉयर के ही किसी हॉस्पिटल में करा के रखी हुई है, मतलब कि पता है ना, आपको पता था बहुत से एम्प्लॉयर की खुद की हॉस्पिटल्स होती है, उन्होंने या तो CSR एक्टिविटी के तहत या कुछ भी रीजन से बनाई हुई होगी, तो अगर एम्प्लॉयर की हॉस्पिटल्स में आप ट्रीटमेंट कराते हो या तो फिर गवर्नमेंट की किसी हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हो या फिर गवर्नमेंट के द्वारा रेकग्नाइज हॉस्पिटल में ट्रीटमेंट कराते हो, तो पूरी की पूरी क्या रहती है पता है, एग्जाम्प्टेड। लेकिन जब हम बात बताएंगे अदर हॉस्पिटल और उसमें अगर मेडिकल फैसिलिटीज आपको एम्प्लॉयर की तरफ प्रोवाइड की जाती है तो फुल्ली की फुल्ली क्या रहेगी पता है, टैक्सेबल। अच्छा, अगर मान लो कि हमने ट्रीटमेंट कहाँ पे कराई हुई पता है, आउटसाइड दी कंट्री, आउटसाइड दी इंडिया ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उसमें बेनिफिट्स ऑफ ट्रैवल, सबसे पहले घूमने का मतलब कि वहां पे तक जाने का बेनिफिट, तो वो फुल्ली एग्जम्प्ट रहेगा। कब, अगर आपकी GTI ये ग्रॉस टोटल इनकम अगर आपकी कितनी रहे, ग्रॉस टैक्सेबल इनकम अगर आपकी 8 लाख तक की रह रही है तो फुल्ली एग्जम्प्टेड। अगर आपकी ग्रॉस टैक्सेबल इनकम बढ़ जाती है तो पूरा का पूरा क्या रहेगा पता है, फुल्ली टैक्सेबल। अच्छा, बेनिफिट्स ऑफ ट्रीटमेंट एंड बेनिफिट्स ऑफ स्टे, तो एग्जम्प्ट रहता है RBI की द्वारा, लिमिट जो भी प्रिस्क्राइब की गई है वो टाइम टू टाइम बदलती रहती है, बट वो सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेबल किसके लिए रहता है, तो फिर सिर्फ पेशेंट और उसके साथ कोई एक अटेंडेंट के लिए। अच्छा, अगर आपको पेशेंट और प्लस 3 अटेंडेंट भेजे है तो बाकी के 2 अटेंडेंट का पैसा पूरा का पूरा कैसा रहेगा पता है, टैक्सेबल ही रहने वाला है। आ रहा है समझ में आपको, पक्का 100% लिख दो फटाफट से मेडिकल फैसिलिटीज। देखना ध्यान से आगे क्या बता रहे बोलो।
अब हम बात करने वाले हैं परक्विजिट्स के बारे में। ये परक्विजिट्स मतलब क्या? तो एक्स्ट्रा बेनिफिट प्रोवाइडेड इन एडिशन टू सैलरी सच एज हाउस या फिर कार या फिर कुछ भी। अच्छा, ये कैश में भी हो सकता है, ये काइंड में भी हो सकता है, दोनों चलता है। साथ साथ अगर ये आप एम्प्लॉय हो तो उसके सैलरी के तौर पे टैक्सेबल हो जाता है, और अगर आप प्रोफेशनल हो, बिजनेस के लिए वगैरह के लिए काम करते हो तो आपकी वो इनकम के तौर पे काउंट किया जाता है। सुनिएगा, लीगलिटी ओनली लीगली प्रोवाइडेड परक्विजिट्स आर टैक्सेबल, अनऑथोराइज्ड बेनिफिट्स आर नॉट कंसीडर्ड एज परक्विजिट्स। सुनिएगा आप ध्यान से, ये परक्विजिट्स का मतलब क्या? तो मान लो एग्जांपल के तौर पे कभी कभार एम्प्लॉयर आपको बोलता है एम्प्लॉय को कि भाई एक काम करो, मेरी कार तुम यूज करो, कोई दिक्कत की बात नहीं। या तो फिर हम बिजनेस पर्पस के लिए कोई कार खरीदते हैं, इन सब चीजों को परक्विजिट्स बोलते हैं, एक्स्ट्रा पर्क्स के तौर पे जाना जाता है। अच्छा, उसमें एक चीज आपको याद रखनी है, अगर मान लो कि आप एम्प्लॉय हो और अगर आपको मान लो कि भाई कोई और इलीगली आपको कोई चीजें दे रहा है, मतलब कि एग्जांपल के मान लो कि भाई आपको ना कोई सप्लायर आपको बोल रहा है कि भाई काम करो, हम आपको अपनी गाड़ी देंगे, आप हमारे साथ ही डील करते रहो, हमारी तरफ से गाड़ी गिफ्ट। तो ये सारे के सारे ना अनऑथराइज्ड परक्विजिट्स है, और ऐसे अनऑथराइज्ड परक्विजिट्स को मैं यहाँ पे कंसीडर नहीं करना। सो परक्विजिट्स का मतलब क्या होगा? एक्स्ट्रा बेनिफिट जो आपको या तो कैश में मिल सकते हैं या तो फिर एज अ काइंड में मिल सकते हैं। पहला मस्त एग्जांपल है और मोस्ट टाइम भी है, लीव ट्रैवल कंसेशन। अभी लीव ट्रैवल कंसेशन मतलब क्या? कभी कभी एम्प्लॉइज को हम हमारी तरफ से छुट्टियों पे भेजेंगे, घूमो फिरो, नाचो गाओ, ऐश करो। चलो, सबसे पहला हमें देखना है एयरवेज। कौन सा देखना है? एयरवेज। तो देख लेना है एक्चुअल एक्सपेंस और इकोनॉमी क्लास फेयर, whichever is वो आपका क्या रहेगा? एग्जम्पशन। इन केस ऑफ रेल, अगर हमें ट्रेन से भेजा है अगर हमें ट्रेन से भेजा है, एक्चुअल एक्सपेंस या तो फिर फर्स्ट क्लास ऑफ AC रेल, again whichever is less. Recognize public transport, उसके अलावा हमने कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट से भेजा है तो एक्चुअल एक्सपेंस या तो फिर डीलक्स बस फेयर। ये डीलक्स बस फेयर मतलब क्या? बस ये मैक्सिमम है, उससे ऊपर कुछ आता नहीं। उन दोनों में से जो भी कम हो वो। और रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट डज नॉट एग्जिस्ट, अगर रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट इज नॉट अवेलेबल, मतलब कि आपको प्राइवेट टैक्सी या वो सब बुक करके ही जाना है, तो एक्चुअल एक्सपेंस या तो फिर फर्स्ट क्लास AC फेयर whichever is। समझ रहे हो? बिल्कुल पक्का। अगर आप एयरवेज से जा रहे हो तो एक्चुअल खर्चा या तो फिर इकोनॉमिक क्लास फेयर whichever is less। रेलवे से जा रहे हो एक्चुअल खर्चा या फिर फर्स्ट क्लास AC फेयर whichever is less। रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट से जा रहे हो तो एक्चुअल खर्चा या तो फिर डिलक्स फेयर का खर्चा, बस फेयर का खर्चा whichever is less। एंड रिकॉग्नाइज पब्लिक ट्रांसपोर्ट अवेलेबल नहीं है
तो एक्चुअल खर्चा अगर फर्स्ट क्लास का एसी फेयर व्हिच एवर इज डाउटिंग। अच्छा, कुछ पॉइंट्स आपको यहाँ पे याद रखने हैं। ये जो छुट्टियों के बेनिफिट्स मिलते हैं वो सिर्फ अब एम्प्लॉय को ही देता है ऐसा नहीं होता, क्योंकि छुट्टियों पे से होगा अकेला एम्प्लॉय तो जाके जाके क्या करेगा? कल जाओ के दिन आप छुट्टी पे गए तो क्या अकेले गए थे? नहीं, सबके साथ गए। ये अस्ती मजाक सबके साथ। चलो, बेनिफिट्स अवेलेबल फॉर, चलो किन किन के पास बेनिफिट्स अवेलेबल है तो देखो, इंडिविजुअल जो एम्प्लॉय खुद होगा वो चलेगा, प्लस उसका स्पाउस, ये स्पाउस मतलब क्या? Wife. हस्बैंड के लिए वाइफ एंड वाइफ के लिए Husband. हस्बैंड, इन शॉर्ट साथीदार। फिर बच्चे लोग, बट मैक्सिमम कितने हैं? दो बच्चे थे, ठीक है। फिर उसके अलावा डिपेंडेंट, ये डिपेंडेंट में कौन कौन आएंगे? मम्मी, पापा, उसका कोई भाई और उसकी बहन। बट वो कौन से होने चाहिए? डिपेंडेंट होने चाहिए। डिपेंडेंट होने चाहिए मतलब क्या? ये लोग उनके ऊपर ही डिपेंड होने चाहिए फॉर द अर्निंग, और ये इंपॉर्टेंट चीज है, बिल्कुल ध्यान से। ये जो लीव ट्रैवल कंसेशन है, दिस कंसेशन कैन बी availed maximum 2 times in a block of 4 years। 4 साल के अंदर अंदर आप 2 बार ही ऐसे छुट्टियों पे जा सकते हो, यानी छुट्टियों पे तो आप हर साल जा सकते हो, बट एग्जम्पशन जो आपको मिलेगा वो 4 साल में सिर्फ और सिर्फ 2 बार ही, मैक्सिमम 2 बार ही एग्जम्पशन मिलेगा, मिल सकता है। बोल डाउटी RS लिखो।